चलिए आज जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। ये उन किताबों में से है जिसका नाम शायद सबने सुना होगा, पर इसका असली मतलब क्या है? एक भिक्षु की तरह सोचना, क्या हमें वाकई भगवा कपड़े पहनकर हिमालय जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। जय शेट्टी जो खुद आपको बताए 3 साल एक वैदिक भिक्षु बनकर रहे हैं और फिर उस ज्ञान को आज की दुनिया में लेकर आए हैं, वो यही कहते हैं ये किताब पहाड़ों पर जाने के बारे में है ही नहीं। तो फिर किस बारे में है? ये अपने मन के भीतर शांति खोजने के बारे में है। चाहे आप मुंबई के ट्रैफिक में फंसे हो या ऑफिस की किसी बोरिंग मीटिंग में। अच्छा, तो आज की हमारी चर्चा का मिशन साफ है। हम ये समझेंगे कि शेट्टी का ये मॉन्क माइंडसेट असल में है क्या और कैसे हम अपनी जिंदगी के शोर शराबे के बीच उसे अपना सकते हैं। ये किताब आज के दौर की बेचैनी, तनाव और जो एक दिशाहीनता सी है, उसका समाधान करने का वादा करती है। देखते हैं इस वादे में कितना दम है। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, हमारे उछलते कूदते मॉन्की माइंड से एक शांत और केंद्रित मॉन्क माइंड की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले किताब का जो मूल विचार है, शेट्टी हमारे दिमाग को 2 हिस्सों में बांटते हैं, मंकी माइंड और मॉन्क माइंड। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर असल में ये है क्या? देखिए, मंकी माइंड हम सबका डिफॉल्ट मोड है। मतलब वो मन जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, जैसे एक बंदर। अभी आप काम कर रही हैं, अगले ही पल आपको किसी पुरानी बात पर गुस्सा आ जाता है, फिर आप फोन उठाकर सोशल मीडिया देखने लगती हैं। हाँ, ये तो बहुत रिलेटेबल है। है ना? ये मन हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा तुलना करता है और भटकता रहता है। इसके बिल्कुल उलट मॉन्क माइंड है, जो शांत है, केंद्रित है और उद्देश्यपूर्ण है। वो शोर के बीच भी अपने सेंटर को, अपने केंद्र को ढूंढ लेता है। तो ये किताब उस मंकी माइंड को ट्रेनिंग देने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। तो ये किताब किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अध्यात्म में बहुत गहरे उतरे हुए हैं, या कोई भी पढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी खासियत है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी की रफ्तार उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है। जो लोग तनाव से, चिंता से, आधुनिक जीवन के दबावों से जूझ रहे हैं, उन्हें इसमें बहुत ही व्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकल समाधान मिलेंगे। शेट्टी कहते हैं कि ये एक मानसिकता है जिसे कोई भी कहीं भी अपना सकता है। चलिए, तो किताब की बनावट को समझते हैं। ये 3 हिस्सों में बंटी है, जहां तक मुझे याद है। जाने दो, बढ़ो और दो, लेट गो, ग्रो एंड गिव। बिल्कुल। तो पहला हिस्सा जाने दो, लेट गो, ये एक तरह से मानसिक सफाई के बारे में है ना? एकदम सही। आप आगे कुछ भी बनाएं, उससे पहले जमीन तो साफ करनी पड़ेगी। तो ये वही है। और इसकी शुरुआत होती है पहचान से, आइडेंटिटी से। शेट्टी कहते हैं कि हमारी पहचान अक्सर दूसरों की राय पर टिकी होती है, जिसे वो लुकिंग ग्लास सेल्फ कहते हैं। ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट असल में समाजशास्त्री चार्ल्स कूली का है और ये सुनने में थोड़ा उलझाने वाला लग सकता है। उनका कहना था, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं, मैं वो भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो कि मैं हूं, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम सोचते हो कि मैं हूं। रुकिए, ये तो सिर के ऊपर से गया। इसे थोड़ा आसान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए, आप एक पार्टी के लिए तैयार होती हैं, आप शीशे में खुद को देखती हैं और आपको अच्छा महसूस होता है, आप कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन जैसे ही आप पार्टी में पहुंचती हैं, आप लगातार ये सोचने लगती हैं कि क्या दूसरे लोग मेरे कपड़ों को जज कर रहे हैं, क्या उन्हें मेरा मजाक पसंद आया। अच्छा। धीरे धीरे आपकी अपनी राय की जगह दूसरों की जो अनुमानित राय है वो ले लेती है। आपकी पहचान आपके हाथ से निकलकर दूसरों के हाथ में चली जाती है। शेट्टी इसी को एक धूल भरे आईने की तरह बताते हैं। पहला कदम है उस धूल को साफ करना, ताकि आप खुद को देख सकें। और ये धूल साफ कैसे होगी? इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया है उन्होंने? हाँ, बिल्कुल। इसका तरीका है ऑडिट करना। शेट्टी कहते हैं कि अपने समय, अपने पैसे और अपने ध्यान का ऑडिट करें। आप कह सकती हैं कि आपके लिए परिवार सबसे जरूरी है, लेकिन अगर आपका सारा खाली समय दोस्तों के साथ या नेटफ्लिक्स देखने में जा रहा है, तो आपकी असली वैल्यू कुछ और ही है। यह ऑडिट हमें दिखाता है कि हम असल में कौन हैं, ना कि वो जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो जब हम इस बाहरी धूल को हटाते हैं, तब हमें अपने अंदर के शोर का सामना करना पड़ता है। और अगला अध्याय इसी पर है, नकारात्मकता पर, नेगेटिविटी पर। शेट्टी शिकायत, तुलना और आलोचना को मन का कैंसर कहते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द हैं। बिल्कुल, मन का कैंसर। और वो कहते हैं कि ये संक्रामक भी है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपनी खुशी की चाबी किसी और को दे देते हैं,
हमारी खुशी किसी और की सफलता पर निर्भर करने लगती है। इससे निपटने के लिए शेट्टी एक बहुत ही कारगर तकनीक देते हैं, स्पॉट स्टॉप स्वैप। स्पॉट स्टॉप स्वॉप, ये सुनने में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब सीबीटी जैसा लगता है, जहां आप अपने नकारात्मक विचार के पैटर्न को पहचान कर उन्हें चुनौती देते हैं। क्या शेट्टी इसे उसी तरह से समझाते? एकदम, ये वही सिद्धांत है, लेकिन एक आसान, याद रखने वाले फ्रेमवर्क में। पहला कदम है अपने नकारात्मक विचार को पहचानना, उसे स्पॉट करना। जैसे ही आपके मन में विचार आए, मैं यह नहीं कर सकता, आपने उसे पकड़ लिया, स्पॉट कर लिया। फिर उसे रोकना है, स्टॉप। हाँ, उसे रोकें, उस विचार को आगे ना बढ़ने दें, उस पर यकीन ना करें, बस उसे एक विचार की तरह देखें और फिर उसे एक सकारात्मक या कम से कम एक न्यूट्रल विचार से बदलें, स्वैप करें। मैं ये नहीं कर सकता की जगह आप कह सकते हैं, मैं इसे करने की कोशिश कर रहा हूं या मैं इसे करने का तरीका सीख रहा हूं। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, पर शेट्टी नकारात्मक लोगों के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपना 75% समय सकारात्मक लोगों के साथ बिताना चाहिए। लेकिन क्या ये हमेशा व्यवहारिक है? मतलब क्या होगा अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य हो या आपका बॉस हो, आप उनसे बच तो नहीं सकते? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और शेट्टी यहाँ यथार्थवादी हैं। वो ये नहीं कहते कि आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दें, वो कहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया को बदलें। आप एक वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षक, एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर बन सकते हैं। उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय ये समझें कि उनकी नकारात्मकता उनकी अपनी समस्याओं से आ रही है, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाने के लिए सीमाएं तय कर सकते हैं। जब हम इस तरह की नकारात्मकता से जूझते हैं तो अक्सर उसके मूल में कोई ना कोई डर छिपा होता है, फियर। शेट्टी इस डर से निपटने के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि डर हमारा दुश्मन नहीं है, ये एक संदेशवाहक है, एक अलार्म की तरह है जो हमें बता रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण दांव पर लगा है। तो इससे भागने की बजाय इसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। शेट्टी सलाह देते हैं कि खुद से बार बार पूछें, मैं वास्तव में किस चीज से डरता हूं। जब वे खुद इस प्रक्रिया से गुजरे तो उन्हें पता चला कि परीक्षा में फेल होने का डर असल में अपने माता पिता को निराश करने का डर था। ओह अच्छा। हाँ, एक बार जब जड़ का पता चल जाता है तो उससे निपटना आसान हो जाता है। और फिर इस सेक्शन का जाने दो का अंत होता है इरादे से, इंटेंशन से, हमारी क्यों से। हाँ, एक बार जब मन की सफाई हो जाती है, धूल हट जाती है, तब आप एक मजबूत नींव डाल सकते हैं और वो नींव है आपका इरादा। शेट्टी 4 मुख्य प्रेरणाओं की बात करते हैं: डर, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम। उनका कहना है कि डर और इच्छा से प्रेरित काम हमें अंत में खालीपन ही महसूस कराते हैं। सच्ची संतुष्टि कर्तव्य और प्रेम से प्रेरित इरादों से मिलती है। और वो एक टू बी लिस्ट की भी बात करते हैं, है ना? हाँ, ये बहुत ही शानदार सलाह है। हम सब टू डू लिस्ट बनाते हैं, क्या क्या करना है। वो कहते हैं कि इसके साथ एक टू बी लिस्ट भी बनाएं। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके साथ साथ ये भी तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। शांत, दयालु, केंद्रित। आपका इरादा सिर्फ करने का नहीं, होने का भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने मन की सफाई कर ली, इरादे की नींव डाल दी। अब आते हैं दूसरे हिस्से, बढ़ो पर, ग्रो। ये उस साफ जमीन पर कुछ बनाने के बारे में है और इसकी शुरुआत होती है उद्देश्य से, पर्पस से, या कहे तो धर्म से। ये किताब का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, धर्म का मतलब सिर्फ कर्तव्य या पेशा नहीं है, यह आपका सच्चा स्वभाव और आपका उद्देश्य है। शेट्टी इसके लिए एक बहुत ही सुंदर और सरल सूत्र देते हैं: धर्म इज इक्वल टू जुनून प्लस विशेषज्ञता प्लस उपयोगिता, पैशन प्लस एक्सपर्टीज प्लस यूजफुलनेस। इसे थोड़ा और समझाइए। जब आप वो काम करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, मतलब आपका जुनून, जिसमें आप अच्छे भी हैं, आपकी विशेषज्ञता है, और जिसे दुनिया की किसी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलती है, मतलब उसकी उपयोगिता है, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब आप अपने धर्म में जी रहे होते हैं। इसी सिलसिले में किताब में 4 वैदिक व्यक्तित्व प्रकारों का भी उल्लेख है: मार्गदर्शक, नेता, निर्माता और बनाने वाला। ये क्या बस एक और लेबल है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये खुद को समझने का टूल है। मार्गदर्शक यानी गाइड, वो शिक्षक या सलाहकार होते हैं। नेता यानी लीडर, वो प्रबंधक या शासक। निर्माता यानी क्रिएटर, वो उद्यमी या कलाकार होते हैं। और बनाने वाले यानी मेकर, वो इंजीनियर या कारीगर।
ये समझना कि आपका स्वाभाविक झुकाव किस तरफ है, आपको सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। तो क्या इसका मतलब है कि एक बनाने वाला, ये मेकर, कभी अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि एक मेकर को नेतृत्व करने के लिए शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उसका स्वाभाविक गुण नहीं है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी ताकत कहाँ है और हमें कहाँ सीखने की जरूरत है। ये हमें खुद के प्रति अधिक दयालु बनाता है। उद्देश्य के बाद आती है दिनचर्या, रूटीन। भिक्षुओं का जीवन बहुत अनुशासित होता है, पर कई लोगों को, मुझे भी, रूटीन एक बंधन जैसा लगता है। और शेट्टी कहते हैं कि एक अच्छी दिनचर्या बंधन नहीं बल्कि आजादी है। जब आप छोटे-मोटे फैसलों पर, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, इन पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, तो आप उस ऊर्जा को बड़े और महत्वपूर्ण कामों में लगा सकते हैं। इसके लिए वो TIME मॉर्निंग रूटीन का सुझाव देते हैं। TIME मतलब? T से थैंकफुलनेस। हाँ, थैंकफुलनेस यानी कृतज्ञता, I से इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि, M से मेडिटेशन, ध्यान, और E से एक्सरसाइज, व्यायाम। इन सब में जो एक बात मुझे बहुत आकर्षक लगी वो है स्थान में ऊर्जा होती है। हाँ। आजकल जब इतने सारे लोग घर से काम कर रहे हैं तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपने बिस्तर पर लैपटॉप लेकर कभी नहीं बैठना चाहिए? हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। जब आपका बिस्तर सिर्फ सोने के लिए होता है तो आपका मन उसे नींद से जोड़ता है। हाँ। जब आपका डेस्क सिर्फ काम के लिए होता है तो वहां बैठते ही आप काम के मोड में आ जाते हैं। हाँ। हर गतिविधि के लिए एक तय जगह बनाने से हम अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं और ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। ये घर से काम करने वालों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। और फिर बात आती है मन को साधने की, द माइंड, जिसके लिए शेट्टी भगवद गीता के एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं, रथ का रूपक। हाँ, ये बहुत ही सुंदर रूपक है। हमारा शरीर एक रथ की तरह है, हमारी बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और हमारी इंद्रियां घोड़े हैं। ये घोड़े हमें अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। कुछ मीठा खाने का मन करता है, कुछ देखने का मन करता है। यदि सारथी यानी हमारी बुद्धि मजबूत है और उसे पता है कि कहाँ जाना है, तो वो घोड़ों को कंट्रोल कर सकती है। बिल्कुल, वो घोड़ों को यानी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकती है और रथ को सही दिशा में ले जा सकती है। इसका मतलब है कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करना, ना कि उनका गुलाम बन जाना। इस सेक्शन का अंत अहंकार पर चर्चा से होता है। ईगो। शेट्टी आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बहुत जरूरी अंतर बताते हैं। ये एक ऐसा अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझे, आत्मविश्वास आपकी अपनी मेहनत से बनाई गई एक मजबूत रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये अंदर से आता है। अहंकार एक खोखला गुब्बारा है जिसे लगातार दूसरों की तारीफ और मान्यता की हवा से फुलाना पड़ता है। वाह! अहंकार हमें सीखने और बढ़ने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो पहले से ही सब कुछ जानता है। शेट्टी कहते हैं कि विनम्रता का अभ्यास करें। ये समझें कि हमने जो कुछ भी सीखा है वो दूसरों से मिला है। तो हमने मन को साफ किया, उसे बढ़ाया, उसे प्रशिक्षित किया। अब किताब का अंतिम भाग है 2, गिव, और इसकी शुरुआत होती है कृतज्ञता से, ग्रैटिट्यूड। शेट्टी कृतज्ञता को सभी गुणों की जननी कहते हैं। और ये सिर्फ थैंक यू कहने के बारे में नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं, तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। कृतज्ञता हमें स्वाभाविक रूप से अधिक दयालु और लचीला बनाती है। और अंत में किताब का जो शिखर है, सबसे ऊंचा पॉइंट, सेवा, सर्विस। बिल्कुल। शेट्टी कहते हैं कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य सेवा है। और ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने से परे सोचना। जब हम दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी अपनी समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। प्रकृति में हर कोई सेवा कर रहा है। सूर्य प्रकाश देता है, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। सेवा करना ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने का तरीका है। यही हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि देता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इस किताब से कुछ मुख्य व्यवहारिक चीजें क्या हैं जिन्हें कोई आज से ही शुरू कर सकता है? सबसे पहले तो TIME मॉर्निंग रूटीन अपनाएं, चाहे 15 मिनट के लिए ही सही। अपनी सुबह की शुरुआत कृतज्ञता, अंतर्दृष्टि, ध्यान और व्यायाम से करें। यह दिन के लिए एक बहुत ही सकारात्मक टोन सेट करता है। ठीक है। दूसरा, स्पॉट स्टॉप स्वैप का अभ्यास करें। ये एक मानसिक मांसपेशी की तरह है। जितना अभ्यास करेंगे उतने मजबूत होंगे। तीसरा,
अपने क्यों को खोजें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपनी मंशा को जांचें। क्या आपका इरादा प्रेम और सेवा से प्रेरित है या डर से? और चौथा, सेवा का एक छोटा कार्य रोज करें। किसी के लिए दरवाजा खुला रखना, किसी की सच्ची तारीफ करना या बस किसी की बात ध्यान से सुन लेना। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। इस पूरे किताब की सभी तकनीकों को देखें तो क्या इनमें कोई एक सामान्य पैटर्न दिखाई देता है? बहुत अच्छा सवाल है। पैटर्न ये है कि शेट्टी अमूर्त मानसिक प्रक्रियाओं को, मतलब जो चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं, उन्हें ठोस करने योग्य कार्यों में बदल देते हैं। मंकी माइंड को एक नाम देना, स्पॉट, स्टॉप, स्वैप जैसी तकनीक देना, ये सब हमारे मन के साथ काम करने के लिए हमें एक टूल किट देने जैसा है, न कि सिर्फ खोखली सलाह। वो हमें हमारे अपने मन का मैकेनिक बनाते हैं। वाह, अपने मन का मैकेनिक, ये बहुत अच्छी बात कही। तो थिंक लाइक अ मंक से सबसे शक्तिशाली सीख क्या है? द सिंगल मोस्ट पावरफुल टेक अवे। मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं है। वो हमारे मन को प्रशिक्षित करने की हमारी क्षमता में निहित है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों के पर्यवेक्षक हैं, देखने वाले हैं। जिस पल आप ये समझ जाते हैं, आप अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर वापस आ जाते हैं। आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। बिल्कुल। तो कुछ मुख्य बातें जो हमें इस चर्चा से याद रखनी चाहिए। पहला, आप अपने विचार नहीं हैं। अपने मन को प्रशिक्षित करें और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। आप उसे देख सकती हैं और उसे जाने दे सकती हैं। दूसरा, उद्देश्य भीतर से आता है। आपका धर्म, आपके जुनून, आपकी विशेषज्ञता और दुनिया की जरूरतों के संगम पर मिलता है। उसे खोजना होगा। तीसरा, सेवा ही सर्वोच्च खुशी है। सच्ची संतुष्टि पाने से नहीं बल्कि देने से मिलती है। और चौथा, दिनचर्या आजादी है। एक सचेत दिनचर्या आपको विकर्षणों से बचाती है और आपके आंतरिक विकास के लिए जगह बनाती है। अंत में एक भिक्षु की तरह सोचना भगवा वस्त्र पहनने या दुनिया छोड़ने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपने मन में शांति, उद्देश्य और करुणा लाने के बारे में है। चाहे आप कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों, आपकी असली यात्रा आपके भीतर है। तो जाते जाते एक सवाल जो हमारे सुनने वालों के लिए है, अगर आप अपने मंकी माइंड का कोई नाम रख सकती तो आप उसे क्या नाम देती? इस पर सोचिएगा। और थिंक लाइक अ मंक जैसी और भी शक्तिशाली किताबों के गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।